Your goal is not enough. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अब मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के सबसे प्रमुख टॉपिक की ओर, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध टॉपिक है और प्री और मेंस के फैक्ट इसमें से भर भर के लिए जाते हैं, है ना। तो मेंस हर एक पॉइंट प्री में अपने आप का फैक्ट है और हर एक पॉइंट जो है मेंस में अपने आप का लघुत्तरी और अति लघुत्तरी क्वेश्चन बनने की क्षमता रखता है। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि अपन ने पढ़ा था बिंदुसार के बारे में संपूर्ण वर्णन और सम्राट अशोक के जीवन काल के कुछ शुरुआती चरण जो थे उनके बारे में पढ़ा था। परंतु आज का यह जो वीडियो है यह आपको बहुत ही एकाग्रचित्त होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से हर एक पॉइंट, हर एक लाइन अपने आप में प्री और मेंस के क्वेश्चन रखती है। ठीक है, तो आइए हम चालू करते हैं मौर्य वंश में अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सबसे पहले हम इसके राज्याभिषेक के बारे में वर्णन करेंगे। तो बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने राजगद्दी हासिल करने के लिए या उसके पहले अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। इसका वर्णन हमें बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश से प्राप्त होता है। तो यह प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो गया, है ना। साथ साथ अगर हम राज्यारोहण से पूर्व देखा जाए कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक की क्या स्थिति थी, तो बिंदुसार के शासनकाल में या अपने राज्यारोहण के पूर्व अशोक जो था वह अवंती मतलब उज्जैन और तक्षशिला का प्रांतीय शासक, जिसे हम गवर्नर या राज्यपाल कह सकते हैं, वह यहाँ पर नियुक्त था, है ना। इसी दौरान उसने फिर उसके बाद फिर शादी कर लेता है विदिशा के व्यापारी की पुत्री से, है ना। तो यह चीज आपको याद रखना है कि राज्यारोहण के पूर्व अशोक अवंती और तक्षशिला का प्रांतीय गवर्नर या शासक हुआ करता था। अब साथ साथ अगर हम इसके विजय अभियानों की चर्चा करें तो यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अशोक ने अपने शासनकाल में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी, जिसे आज की डेट में श्रीलंका कहा जाता है, इसको छोड़कर बाकी सभी राज्यों को जीत लिया था और सभी राज्यों को भारत का या कहा जाए तो मगध का अभिन्न अंग बना लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि आज के समय में अगर सोचा जाए तो इन सब मतलब 3-4 राज्यों को छोड़कर उसकी शासन सत्ता जो थी वह अफगानिस्तान तक थी। तो कितने बड़े भूभाग का वह अधिपति था। साथ साथ अगर राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अगर हम देखें, जिसका वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है, तो राज्याभिषेक के अपने 8वें वर्ष में इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। आपको याद होगा कि 13वें शिलालेख में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। यह मेंस में 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन चुका है, 13वां शिलालेख, है ना। तो 13वें शिलालेख के बारे में आपको याद करने की विशेष आवश्यकता है। और इसके पश्चात ही उसने भीषण मारकाट देखी और उसके पश्चात अपने शस्त्रों को त्याग कर धर्म का अनुसरण या धम्म का अनुसरण कर लिया और बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। तो इसलिए यह 13वां शिलालेख जो है इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कलिंग विजय का है ना, कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अशोक के तत्कालीन राज्य में जो था वह कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल, वर्तमान का आंध्र प्रदेश जैसे कई जो राज्य थे वह सभी सम्मिलित थे। तो आप समझ सकते हैं कि जितने बड़े भूभाग पर, जिसमें मुगल भी शुरुआत में बंगाल पर कब्जा नहीं कर पाए, मगर सम्राट अशोक ने पूरे के पूरे भारतवर्ष को एकीकृत किया और कह सकते हैं यही अखंड भारतवर्ष की नींव रखी गई, है ना। तो अगले पॉइंट की ओर देखते हैं कि कलिंग युद्ध में नरसंहार को देखकर इन्होंने बौद्ध धर्म के दीक्षा ग्रहण कर ली, अर्थात बौद्ध धर्म को मान लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वह हिंसा की निंदा करता है ना। अब अगले पॉइंट की ओर देखें तो अशोक के उत्तराधिकारी जो हैं उनके बारे में हम यहां पर चर्चा करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कुणाल, जिसे सुयशस भी कहा जाता है, यह इनके उत्तराधिकारी थे। इसके अलावा दशरथ जो थे, दशरथ एक प्रसिद्ध नाम है जो कि बाद में इनका प्रमुख उत्तराधिकारी और शासक भी बनता है। तो मत्स्य पुराण के अनुसार दशरथ जो था अशोक के बाद उत्तराधिकारी बनता है या फिर शासक बनता है। वहीं इसका अन्य नाम बंधुपालित कहा गया है, क्योंकि वायु पुराण में इसकी चर्चा की गई है कि बंधुपालित जो था वह अशोक के बाद शासक बनता है। तो कहा जा सकता है कि बंधुपालित और दशरथ जो है ना, एक ही नाम है।
या एक ही व्यक्ति को यहां पर कहा गया है। तो बंधुपालित जो था दोस्तों, यह है आपको वायु पुराण के अनुसार, है ना, बंधुपालित दशरथ को ही कहा गया है। वहीं अगर अंतिम उत्तराधिकारी के बारे में देखें तो संप्रति या संपत्ति जिसे कहा गया है, यह अशोक के सबसे प्रमुख उत्तराधिकारियों में से एक था जो कि सर्वाधिक योग्य था। ठीक है, परंतु दशरथ ही उत्तराधिकारी बनता है। और संप्रति जो था यह जैन धर्म का मतावलंबी था। तो आपको यहां पर से प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ पॉइंट मिल गए हैं जिन पर गोला लगाया गया है। उन पे आपको याद रखना है कि यह प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरा ही यहां पर महत्वपूर्ण होता है। अब हम बढ़ते हैं अशोक से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, अर्थात अशोक के अभिलेखों के बारे में, जिनसे कई बार या कहा जाए तो हर बार किसी भी स्टेट पीएससी या यूपीएससी के एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम इसके भाषा की बात कर लें कि अशोक के अभिलेख जो थे वह किस भाषा में थे। तो सर्वाधिक अभिलेख या अधिकतर अभिलेख जिसे कहा जा सकता है जो कि प्राप्त हुए हैं वह प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। वहीं दो और लिपियां हैं जो कि अरमाइक और खरेष्ठी लिपि में प्राप्त हुई हैं। अतः अगर कहा जाए कि अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में बद्ध थे तो अरमाइक, खरोष्ठी, ब्राह्मी और प्राकृत, इन चारों लिपियों में इसके अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो उत्तर पश्चिम के जो अभिलेख हैं अर्थात अफगानिस्तान तरफ के जो अभिलेख हैं वह खरोष्ठी और अरमाइक लिपि में प्राप्त हुए हैं। अब इसमें यहां पर मैंने इसीलिए खरोष्ठी और अरमाइक लिपि से संबंधित दो अभिलेखों को उठाया है क्योंकि यही पूछे जाते हैं, क्योंकि बाकी सभी अभिलेख जो हैं वह प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में थे तो वह आपको सरलता पूर्वक याद हो जाएंगे, मगर जो खरोष्ठी और अरमाइक लिपि में थे इनको याद करने की विशेष आवश्यकता है। तो पहले हम देखते हैं खरोष्ठी लिपि को, जिनमें शहबाज गढ़ी का अभिलेख और मनसेहरा का अभिलेख प्रमुख है, इसे आपको याद रखना है। साथ साथ अगर हम देखें अरमाइक लिपि में कौन से अभिलेख थे तो तक्षशिला व कांधार का अभिलेख। अब कांधार के अभिलेख को हम शार ए कुना भी कहते हैं, तो यह आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना है कि शार ए कुना अभिलेख अरमाइक लिपि में लिखा गया है। अब साथ साथ हम अशोक के अभिलेखों में देखते हैं वृहत शिलालेख को। इनमें अशोक के अभिलेख वृहत शिलालेख, स्तंभ लेख और लघु शिलालेख में पाए गए हैं। साथ साथ कुछ गुहा लेख भी देखने को मिलते हैं। पहले हम वृहत शिलालेख को देखते हैं जो कि प्रमुखतः प्राकृत भाषा में माना गया है। इनकी संख्या 14 बताई गई है। तो अगर मेंस में पूछा जाए क्वेश्चन अशोक के वृहत शिलालेख, है ना, अगर 3 नंबर में आए तो या अति लघुत्तरी में आए तो अति लघुत्तरी में आएगा तो आपको पहले यही लिखना है कि यह प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध थे। माफ कीजिएगा। साथ साथ इनकी संख्या जो थी वह 14 बताई गई है। आपको ये दूसरे पॉइंट में लिखना है। साथ साथ तीसरे पॉइंट में आप इनमें से संबंधित कोई भी एक शिलालेख या एक से अधिक शिलालेखों को आप वर्णित करके अपने 3 पॉइंट सफलतापूर्वक लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको 13वें शिलालेख के बारे में यहां पर वर्णन करना चाहिए, क्योंकि अगर वृहत शिलालेख की बात आती है तो 3 पॉइंट में यह आपका सबसे प्रमुख पॉइंट होगा जो चेकर के लिए आपकी भावना को और अच्छे से सकारात्मक रूप में प्रदान करेगा। आइए बढ़ते हैं एक शिलालेख की तरफ। इसमें हमने पूरे 14 शिलालेखों का उल्लेख नहीं किया है, सिर्फ उन्हीं शिलालेखों का उल्लेख किया गया है जो कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं और जो महत्वपूर्ण है। तो पहले शिलालेख के बारे में कहते हैं जिनमें पशु बलि की निंदा की गई है, अर्थात सम्राट अशोक ने कहा है कि पशुओं की बलि हर प्रकार से निंदनीय है। इससे किसी भी प्रकार के कोई भी आपके काम साध्य नहीं हो सकते, अर्थात कोई भी कार्य आपके संभव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वहीं दूसरे शिलालेख में जो है उन्होंने चिकित्सा और सामाजिक कार्य का उल्लेख किया गया है। दूसरे शिलालेख में चिकित्सा, जिसमें पशुओं की चिकित्सा भी सम्मिलित है और मानवों की चिकित्सा से भी संबंधित दोनों ही साक्ष्य में दूसरे शिलालेख से प्राप्त होते हैं। साथ साथ अशोक के द्वारा कराए गए जो प्रमुख सामाजिक कार्य हैं उनके बारे में दूसरे शिलालेख में चर्चा मिलती है। अब हम बढ़ते हैं 8वें शिलालेख की ओर। 8वां शिलालेख बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सम्राट अशोक की धार्मिक यात्राओं के बारे में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार उन्होंने नेपाल की यात्रा की थी, किस प्रकार उन्होंने बिहार में यात्रा की थी। इन सब के बारे में विस्तृत वर्णन जो है 8वें शिलालेख में आपको प्रदान किया गया है। अगर हम 9वें शिलालेख की बात करें तो इसमें उन्होंने सामाजिक कर्मकांडों की निंदा की है। सामाजिक कर्मकांड अर्थात
जन्म, बीमारी, मृत्यु, विवाह, इन सब के पश्चात जो सामाजिक कार्य किए जाते हैं या फिर जो समारोह किए जाते हैं उनकी यहाँ पर निंदा यहाँ पर अशोक के द्वारा की गई है और इसे ही यहाँ पर शिलालेख के रूप में बद्ध किया गया है। वहीं अगर हम 11वें शिलालेख की बात करें तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण नीति जो है बौद्ध की या बुद्ध की कहा जाए, सबसे महत्वपूर्ण नीति कौन सी थी? धम्म नीति या धर्म का अनुसरण, वही अशोक के द्वारा व्याख्यायित की गई है। उसी नीति का अनुसरण करने की सलाह अपने सभी लोगों को, जनता को और सभी सेवकों को दिया गया है कि धम्म नीति का अनुसरण करें और इसी की व्याख्या के बारे में कहा गया है। अगर हम 12वें शिलालेख की बात करें तो यहाँ पर सर्वधर्म सद्भाव की भावना से प्रेरित होकर अशोक ने व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि सभी धर्मों को समान माना जाना चाहिए, भले ही आप किसी धर्म को अपनाते हैं या उसका राष्ट्रीय संरक्षण करते हैं, परंतु वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि एक राज्य में जो भी जनता है और वह किसी भी धर्म का अनुसरण करे, उन सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाना चाहिए। साथ साथ वहां पर इन्होंने स्त्री महामात्य की चर्चा की है। तो स्त्री महामात्य आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी जिन जिन में अंडरलाइन किया गया है या गोला लगाया गया है वह आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और यह सभी आप देखेंगे भी कि यह सभी क्वेश्चन भी बन चुके हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वहीं अगर हम इसके सबसे महत्वपूर्ण बृहद शिलालेख की ओर देखें जो कि 13वां शिलालेख है, इसमें उन्होंने कलिंग के युद्ध का वर्णन किया है, साथ साथ उसमें हुई विनाश के बारे में बताया है, जिसमें कहा जाता है कई इतिहासकारों के द्वारा कि लाखों लोग, करीबन 1 से 2 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे और इतने ही लोग जो है बंदी बना लिए गए थे। इसी कारण इस भीषण नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक का हृदय जो है वह द्रवित हो जाता है और वह अपने शस्त्रों को त्याग कर धर्म की ओर या धम्म की ओर बढ़ता है और अंततः बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसी के बारे में यहां पर बताया गया है 13वें बृहद शिलालेख में। साथ साथ अशोक ने अपने आसपास के जो समवर्ती राज्य हैं या समवर्ती प्रशासनिक राज्य हैं उनके बारे में यहां पर वर्णन किया है। वहीं अगर 14वें और अंतिम शिलालेख के बारे में बात करें तो इसमें अशोक ने जो है अपने जनता को पुत्रवत माना है कि मेरी पूरी जनता जो है वह मेरे पुत्र के समान है और अपने पुत्रों को शिक्षा और संयमित करने के लिए उन्होंने कहा है कि अपने जीवन को धार्मिक तरीके से, सद्भावनापूर्ण तरीके से किस प्रकार जिया जाए, उसके लिए यहां पर उन्होंने प्रेरित किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के वीडियो में हमने देखा कि अशोक के अभिलेख और बृहद शिलालेख के बारे में, जिनमें बृहद शिलालेखों में से काफी कुछ आपके लिए प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आते थे और अभी भी आएंगे, है ना। तो दोस्तों, इनको आपको प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है और खुद से इसकी आंसर राइटिंग करके आपको बताना है कि किस प्रकार अपने राइटिंग को या अपने आंसर राइटिंग को किस प्रकार और अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो पॉइंट हमने आपको उपलब्ध करा दिए हैं। भाषा शैली और संयोजित करने का तरीका आपको स्वयं ही अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यहां पर से अशोक के राज्याभिषेक, विजय अभियान, उसके उत्तराधिकारियों और प्रमुख अभिलेखों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी, जिनमें से हमने आज बृहद शिलालेख के बारे में पढ़ा और अशोक के अभिलेखों की भाषा या इनके जो भी लिपि हैं उनसे संबंधित हमने पढ़ा है ना। अशोक की लिपियां भी 3 नंबर में मेंस में आती है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा और ज्ञानवर्धन की दृष्टि से आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक सहपाठी बंधुओं से इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, जिससे कि अशोक से संबंधित किसी प्रकार के डाउट्स का उनके अंदर कोई भी स्थान न रह पाए। नमस्कार।